नमस्कार किसान भाइयों। जो मेरा टॉपिक है, पहले मैं अपना परिचय आपको दे देता हूँ। मैं हूँ तनुज कुमार पंत। मैं टेक्निको एग्री साइंसेज लिमिटेड एक कंपनी है जो कि भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी बीज आलू उत्पादन करने वाली कंपनी है। उसमें जनरल मैनेजर हूँ हेड एग्रो सर्विसेज में। और मैं आज आपके बीच में जो बात करने वाला हूँ, मुझे लगता है कि वो आप लोगों से बहुत कुछ संबंधित है। टॉपिक है मेरा क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन सीड पोटैटो सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हिंदी में कहे तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम में जो तब्दीलियां हो रही है पिछले कुछ सालों में, आप सबने महसूस किया होगा, उसका हमारे जो बीज की सप्लाई है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम सब आलू के लोग हैं, तो थोड़ा सा आलू के बारे में छोटी सी बात कर लेता हूँ। उनको हमारे को एक आलू को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। आलू जो है पूरे दुनिया की ऐसी चौथे नंबर की फसल है जो कि हमारी कैलोरीज की जरूरत को पूरा करती है। धान, ये चावल, गेहूं या मक्के के बाद एक ऐसी फसल है जो कि बहुत सारा आपको पोषक तत्व तो देती है, लेकिन बहुत थोड़े पैसों में। आपके कॉस्ट अगर हम देखा जाए कि उसके खर्चे के मुकाबले जो उसमें पोषण मिलता है वो ज़्यादा है। एक ऐसी फसल है जिसको कि आप कहीं भी उगा सकते हो पूरे विश्व में। उस फसल को किसी भी मौसम में किसी भी जगह पर उगाया जा सकता है। उसके अलावा विश्व की जो ज़रूरत है फूड, खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करने की, उसको पूरा करने की क्षमता आलू में है। तो अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, वो कैसे सप्लाई चेन को, जलवायु परिवर्तन टोटल प्रोडक्शन को कैसे बदल रहा है, कैसे कैसे धीरे धीरे ये बदल रहा है। आलू को अगर देखें तो पूरे विश्व में सारे के सारे महाद्वीपों में, लगभग सारे महाद्वीपों में इसको उगाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़े हैं वो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। हम लोग एशिया में आते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या हो रहा है, वहाँ पे सूखे के और कभी कभी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। आप लोगों ने खुद समाचार पत्रों में या टीवी में देखा होगा। और टेम्परेचर बढ़ रहा है यूएसए में। इसकी वजह से क्या है कि जो उनका आलू उत्पादन करने का जो समय है वो धीरे धीरे सिकुड़ के छोटा हो रहा है। हालांकि इन सब की वजह से नुकसान होना चाहिए पैदावार में अमेरिका में, लेकिन वहाँ पे वो लोग बहुत अच्छी नई प्रजाति आलू की उगा रहे हैं, कुछ नए आविष्कार कर रहे हैं उसमें। उसकी वजह से जो अनुमान है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो 3% के आसपास बढ़ेगा आगे आने वाले उसमें समय में। इसके बावजूद कि वहाँ पे भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में आलू होता है। कनाडा जो है अमेरिका के मुकाबले ठंडा देश है। आप लोग कई सारे लोग हैं जो कनाडा से परिचित होंगे। वहाँ पे गर्मी बढ़ने की वजह से जलवायु परिवर्तन का जो पहला प्रभाव आ रहा है वो आ रहा है कि हमारी गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जो पानी की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा हिस्सा जो है वो बर्फ़ के अंदर ढका हुआ है, तो उसकी वजह से वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। और उसकी वजह से जो फसल को उगाने का जो समय है वो भी बदल रहा है। तो कनाडा जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर भी जलवायु परिवर्तन की वजह से आलू के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। यूरोप में अगर देखें तो यूरोप को हम दो भागों में बांट सकते हैं, नॉर्थ यूरोप और साउथ यूरोप। नॉर्थ यूरोप ठंडा है काफ़ी ज़्यादा। साउथ यूरोप के मुकाबले जो इंग्लैंड और नॉर्वे और ये वाला हिस्सा है, वहाँ पर जहाँ जिन क्षेत्रों में आलू उगाया जाता है वो क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है। वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है वहाँ पे भी, और उनको भी जो है आलू के उत्पादन में, उसकी उत्पादकता में इजाफा होगा, फ़ायदा होगा। साउथ यूरोप जो है वो थोड़ा सा, वहाँ पे आपने खबरें सुनी होंगी कि कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कि सूखा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कभी बारिश होती है कभी कम होती है। तो उन देशों में जो है जो प्रोडक्शन की जो सप्लाई है, जो उत्पादन है आलू का, वो कभी कम कभी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। और अगर हम एशिया को देखें तो एशिया में दो देश ऐसे हैं जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा आलू पैदा करते हैं। चाइना का स्थान जो है वो पहला है पूरे दुनिया में, और भारत दूसरे नंबर में आता है। चाइना जो है वो 90 लाख टन पैदा आलू करता है और इंडिया जो है वो 60 लाख टन आलू पैदा करता है। तो हमारा जो, आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा कि हमारे जो ठंड का मौसम है वो उतना ज़्यादा पहले ऐसी ठंड नहीं रही है, ठंड कम हो रही है। जब आप आलू लगाते हो उस समय के तापमान और जब आप आलू खाते हो तो उस समय के तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। वो पहले उतने ज़्यादा गर्म नहीं होते थे। इसकी वजह से जो हमारा आलू उत्पादन का समय है वो धीरे धीरे छोटा हो गया है। और इसका फर्क क्या पड़ेगा, हमारे उत्पादन क्षमता में तो कम, हमारे ईल्ड जो है वो कम होंगे, उत्पादन कम तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में हमारी जो आलू की गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी। चाइना में जो आलू है वो ज़्यादातर उसके दक्षिणी हिस्से में उगाया जाता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो उसका उत्पादन का जो एरिया है वो आगे धीरे धीरे बदल करके नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो लेकिन वहाँ पे उसके अपने चैलेंजेस हैं। क्या है कि वहाँ पे जो ज़मीन का, किसानों का जो ज़मीन है उनके पास वो छोटी है,
और वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर हम इस पूरे, लेकिन फिर भी चाइना को उत्पादन में फायदा होगा, लेकिन हम इस पूरे सबको देखें, दो जगह ऐसी हैं, इंडिया और नॉर्थ यूरोप और साउथ यूरोप, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जलवायु का प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो अब हम लोगों को, किसान भाइयों को और किसानों के साथ जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, बीज से संबंधित या किसी और चीज़ से संबंधित, उनको नए तरीके ढूंढने होंगे कि जिससे हम जलवायु परिवर्तन को कैसे के प्रभाव को कैसे कम कर पाएं। हमने अपनी कंपनी में टेक्निको एग्री साइंसेज लिमिटेड में विश्व की एक बहुत बड़ी मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एक कंपनी है, उससे एक स्टडी करवाई कि अगले इस वाले दशक में 2020 से लेकर 2029 वाले दशक में कैसे प्रभाव पड़ेगा आलू के उत्पादन पर। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ने वाला है वो है गुजरात और मध्य प्रदेश। उसके अलावा दूसरे नंबर पर है बिहार, पश्चिम बंगाल और साथ में कर्नाटक का। लेकिन चूंकि हमारा जो उत्तरी हिस्सा है, जैसे पंजाब, हरियाणा है, उसमें हमारे उत्पादन क्षमता में, वहाँ पे फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। उसका फायदा जो है वो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और बिहार को भी होगा। इसमें सिर्फ जो ये जो अब दिख रहा है, ये सिर्फ जलवायु का प्रभाव है, लेकिन जो नई नई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, आपको नए बीज आ रहे हैं भारतवर्ष में जो कि इन सब प्रभावों को से ऊपर उठ करके फसल को, आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे। नए इरिगेशन सिस्टम आ रहे हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, उनकी वजह से जो प्रभाव पड़ेगा वो इसमें नहीं है। अगर हम नए तरीके अपनाएंगे तो हमारा जो उत्पादन क्षमता है, जो अब आज कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बढ़ोतरी ही होगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें चिंता वाली बात नहीं है, सिर्फ जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव दिखाती है, दूसरे प्रभावों को नहीं दिखाती है। तो कैसे जो है वो क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे कैसे प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन जो है सीड की सप्लाई को, बीज की सप्लाई को। तो इसका सबसे पहला प्रभाव है कि इससे वातावरण जो है वो गर्म हो रहा है, वो आप सब महसूस कर रहे हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि इसकी वजह से क्या है कि आपकी जो फसलों की उम्र है, जैसे फसल आपकी मान लीजिए पहले 4 महीने में तैयार होती थी, अब वो फसल का उत्पादन का वक्त जो है घट करके 2.5 महीने 3 महीने रह गया है। इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा उसकी आलू को आप जो कोल्ड स्टोर में रखते हो, चाहे वो प्रोसेसिंग के लिए रखो या चाहे अपने खुद के बीज के लिए रखो, सबसे ज़्यादा प्रभाव उस पर पड़ेगा। एक बात और है जो कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, वो है जो बीमारियां आलू में आती हैं, वो बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई। और आपने खुद महसूस किया होगा कि वायरस जो है वो एक ऐसी बीमारी थी जो पहले हमारे देश में इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन आज के वक्त में जो बीज हमारे को मिलता है उसमें वो आपको सबसे बड़ी समस्या वायरसेस से आती है। आप अगर खुद अपना बीज बना रहे हो तो आपको वायरस को कंट्रोल करना सबसे कठिन आज की डेट में समय है, क्योंकि हुआ क्या है कि गर्मी की वजह से जो वायरस फैलाने वाले कीड़े थे, इसको एफिड बोलते हैं या पंजाबी में तेला बोलते हैं, उनकी जो है डायनामिक्स बदल गया। वो जिस समय नहीं होते थे, उस अक्टूबर या नवंबर दिसंबर के महीने में माना जाता था कि उत्तर भारत में वो नहीं होंगे, वो आने लगे हैं। पिछले 6 सालों में जहाँ पर टेक्निको एग्री साइंसेज अपना आलू पैदा करती है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 3 बार ऐसे मौके आए जब या तो बारिश के टाइम पे, बिजाई के टाइम पे, या उसको आलू खाड़ने के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई। आलू के बीज को सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हुआ, एक तो उसके जो उखड़ाई के टाइम पे, आलू को खाड़ने के टाइम पे आलू गल गया कई सारे किसानों का। उसके अलावा कोल्ड स्टोर में आलू जो है वो भी गला। तो जो ये बहुत ज़्यादा बारिशें कभी हो रही हैं बिजाई के टाइम पे, कभी हो रही हैं आलू खाड़ने के टाइम पे, उसका आलू के बीज के उत्पादन क्षमता पर फ़र्क पड़ता है। और सारे का फ़र्क पड़ता है कि जो सप्लाई है आलू की सप्लाई हम आपको देते हैं वो प्रभावित होती है। तो कभी आपको उम्मीद है कि आपको आलू का बीज इस बार ज़्यादा मिल सकता है, वो मिलना कम हो जाएगा। और सारे के सारे जितने भी आलू उत्पादन से संबंधित लोग हैं, उनको जो है इसमें इन सब वजहों से नुकसान होता है। एक और प्रभाव है जो किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग उसको समझें, कि जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट की वजह से खराब हुई है। क्षेत्रों में आप अपना आलू का बीज उत्पादन करते हैं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, हमने देखा कि पिछले 15 सालों में आलू में जो खारापन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वो कभी 1 होता था, आज वो बढ़ करके 5.5 हो गया। उसके अलावा जो मिट्टी में जो आपकी मिट्टी की उत्पादन क्षमता थी, एक और वजह से कम हुई है, क्योंकि जो उसमें कार्बनिक पदार्थ है, जैविक पदार्थ है, वो कम हो गया। दूसरा, मैं पंजाब में ही वैसे
रहता हूँ चंडीगढ़ में, उससे पहले लुधियाना में रहता था पंजाब में। तो मैंने पिछले 15-20 सालों में देखा कि जो पानी का जो लेवल है वो पिछले 10 सालों में घट करके कई जगहों पर 100 फुट से नीचे चला गया है। और इन सब की वजह से आपका जो खर्चा है आलू उत्पादन का, क्योंकि उतनी गहराई से पानी उखाड़ने में जो आपका ईंधन लगता है उसका खर्चा बढ़ा है, साथ में जो बीमारियां आने वाली हैं जैसे लेट ब्लाइट या वायरस, उनके कंट्रोल में आपका खर्चा बढ़ रहा है। तो जो फर्क पड़ता है वो आपके खर्चे पे, उत्पादन लागत पे भी फर्क पड़ता है। और इन सब के बाद जो स्टोरेज में, कोल्ड स्टोर में आप जब आलू रखते हो, अगर वो बारिश से प्रभावित है या मान लीजिए कि बिजाई उखड़ाई के टाइम पर टेम्परेचर बढ़ करके ज़्यादा हो गए, तो फिर आपकी कोल्ड स्टोर में उसको संभाल के रखने के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और कुल मिलाकर के आलू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चे बढ़ेंगे। और साथ में ही जो आलू के बीज की सप्लाई है, जो आज हमारी कंपनी, अगर आपको या और जो आलू उत्पादन कंपनियां हैं जो आपको आलू देती हैं, वो भी जो है स्थिर नहीं रहेगी, हर बार जो है वो बदलती जा रही है। लेकिन हम इसको कंट्रोल कैसे करें, हमें करना क्या चाहिए? तो सारी की सारी समस्याएं थी जो ऐसा होगा। अब इसको ठीक करने के लिए क्या है, जरूरी है कि हम 2 तरह के स्टेप्स अपनी टेक्निको एग्री साइंसेज लिमिटेड में अपने किसानों के सहयोग से हम उठाते हैं। एक तो हमने जो है क्या किया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विश्व की एक मौसम की भविष्यवाणी करने वाली कंपनी जो है उसके साथ हमने एक स्टडी कराई थी। तो उनके साथ मिलकर के हमने आलू के मौसम के बारे में भविष्यवाणी करने का एक मॉडल उनके साथ बनाया। और वो मॉडल ऐसा है कि 15 दिन से लेकर के 6 महीने तक का मौसम की भविष्यवाणी कर सकता है। और वो काफी हद तक जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। 15 दिन का तो वो 100% देता है आपको एक्यूरेसी। उससे क्या फायदा है, अगर हमारे पास ऐसा कोई साधन हो तो हम अपने आलू से संबंधित जो भी हमारे को निर्णय लेने हैं आलू की फसल से, उनको हम बड़े आसानी से बदल सकते हैं और उसके हिसाब से अपने निर्णय को ले सकते हैं। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि पंजाब में हमने देखा कि आलू का पानी का जो जल स्तर है वो 100 फीट से नीचे चला गया है पिछले 10 सालों में। अब जरूरत है कि अब सबको और ये ऐसा सिर्फ पंजाब में नहीं और सभी जगहों पर जहाँ पर आलू उगाया जा रहा है भारतवर्ष में सब होने की संभावनाएं हैं। तो अब जरूरत है सबको जागने की, और ये जरूरी है कि हम जो है नए इरिगेशन सिस्टम जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसको अपनाएं। हम अपने किसानों को एक चीज और बोलते हैं, वो है कि एक चिजल प्लाव होता है जो कि बहुत गहरी जुताई करता है। ज्यादातर धान के बाद ही आलू उगाया जाता है, चावल के बाद आलू उगाते हैं। चावल की फसल के बाद उसके नीचे एक हल्का सा एक पक्की लेयर बन जाती है जिससे पानी नीचे जाना बंद हो जाता है। उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको तोड़ोगे तो जो मैंने आपको बताया था कि आपकी मिट्टी में खारेपन की मात्रा बढ़ जाती है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही अगर बारिश होती है तो अगर पानी खड़े होने की वजह से आलू खराब हो रहा है तो आप उसको भी रोक सकते हो। जो हमारा मौसम के बारे में भविष्यवाणी करने वाला मॉडल है उसको हमने एक चीज के साथ और जोड़ा कि वो ये भी बताता है कि अगर कोई बीमारी आने वाली है या जैसे लेट ब्लाइट आने वाली है, पछेती झुलसा, तो उसको कैसे कंट्रोल किया, उसके बारे में करीब 15 दिन पहले हमारे को एडवांस में वो अलर्ट दे देता है। अगर पाला पड़ने वाला है, कोहरा पड़ने वाला है, तो उसके बारे में भी हमारे को वो 10 दिन पहले उसके बारे में बता देता है। तो ये सिस्टम्स हैं जो कि हमने छोटे स्तर पर किए हैं अपनी आलू की बीज की संभावना को खराब होने से बचाने की संभावना से। तो उसको आज की जरूरत है कि क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लंबे समय के लिए क्या किया जाए, लंबे समय के लिए जरूरी है कि अब हमारे को नए आलू का बीज उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का देखना पड़ेगा और वहाँ जाना पड़ेगा जिससे कि हमारे जो आलू में बीमारियां आ रही हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको हम कम कर सकें। दूसरा जरूरी क्या है कि नई वैरायटीज को जो है बाहर से नई आलू की वैरायटीज को लेके आया जाए जो कि सूखा या अधिक बारिश की या बीमारियों से लड़ सकें। और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। 14 के करीब पूरे विश्व के ब्रीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आलू के नई नई वैरायटीज लेके आते हैं और उनके साथ मिलकर के हम प्रयासरत हैं कि आपको ऐसे आने वाले समय में नई आलू की प्रजातियां दें। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे जो लगभग 100% किसान पंजाब के अपने धान की पराली को आज आग नहीं लगाते हैं। और ये इसलिए, इसका फायदा क्या है कि आपकी जो मिट्टी की सेहत कम हो रही है, खराब हो रही है, उसको सुधारने में इससे फायदा मिलता है। हमने अपने किसानों को हम बोलते हैं कि भाई जो भी आपका फसल है उसका जो फसल के बाद पराली है या कुछ भी है
उसको आप मिट्टी में वापस मिला दो। इससे आपकी खाद के खर्चे कम होंगे, आपकी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा और साथ ही खारेपन से आपको छुटकारा मिलेगा जब वो कम होगा। आखिर में मैं जो मैंने आपको बताया उसको समराइज कर देता हूँ आपके लिए कि जो जलवायु परिवर्तन है वो पूरे विश्व की जो सीड सप्लाई चेन है उसको कई तरीके से प्रभावित कर रहा है। और वो तरीके क्या है कि जो विश्व की आलू की क्वालिटी है, बीज की क्वालिटी खास तौर से, वो प्रभावित होगी। जो विश्व में आलू उत्पादन के जो क्षेत्र हैं वो बदल जाएंगे। स्टोरेज और में जो आपके आलू खराब होता है वो उसके बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और जो सप्लाई है बीज की वो कभी ज़्यादा और कभी कम हो जाती है। और हम इसको कर कैसे सकते हैं ठीक, वो है कि हम अगर ऐसी आलू की किस्मों को भारतवर्ष में लेके आएँ या भारत में ही पैदा करें जो कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को से लड़ सकें। नए इरिगेशन सिस्टम जिसमें कि आपकी पानी की बचत होती है, कम पानी के इस्तेमाल से आपके बावजूद भी आप अच्छी फसल ले सकते हो, उनको हमें अपनाना चाहिए। जैसे इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, जैसे हमने किया। जरूरत है आज की समय की जरूरत है कि ऐसा वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम जो कि जलवायु की भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी करने का सिस्टम हो, जिससे कि आपको वो हम लोग अपने भारतवर्ष में लेके आएँ और साथ में उसको इंटीग्रेट करें अपने डिजीज और जो आपकी बीमारियां हैं या कीड़े मकोड़े हैं उनके आने वाले उससे बचाने के लिए। उसके अलावा जरूरत है कि कोल्ड स्टोर में को अच्छे कोल्ड स्टोर बनाना, नई टेक्नोलॉजी कोल्ड स्टोर में अडॉप्ट करना, उसकी बहुत ज़रूरत है। उससे हम इसको कर सकते हैं। और साथ में आखिर में जैसे बताया कि हमारी ज़रूरत है कि जो हमारी मिट्टी की जो सेहत खराब हो रही है धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन की वजह से, उसको हमारे को संरक्षण करना चाहिए, उसको हमारे को बचाना चाहिए। और बचाने के उपाय मैंने आपको बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।